सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में एसे का थर्ड क्लास है ये। अभी इसके पहले एसे या निबंध के रिगार्डिंग मेरा 2 वीडियो आ चुका है और एसे का मैं एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना दिया हूं, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूट्यूब पेज पे बना हुआ है, 2 वीडियो आ चुका है। पहले वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि एसे क्या है, उसमें क्या क्या उसका कंपोनेंट होता है, कैसे हमको इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और निष्कर्ष पे ध्यान देना चाहिए, और मैं उसमें एक एग्जाम्पल लेके भी आप लोग को मैं बताया था। सेकंड वीडियो में मैं मेनली इस बात के पे डिस्कस किया था कि किसी भी जो निबंध या एसे का इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाए। तो 2 वीडियो आ चुका है, तो ये तीसरा वीडियो। इस तीसरे वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करूंगा, एक टॉपिक लूँगा भारतीय लोकतंत्र, और अगर इसमें अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए भारतीय लोकतंत्र पे, अगर जहाँ कोई भी ऐसा ऐसे आ जाए, उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ लिखेंगे बॉडी पार्ट में, और इसमें मैं काफ़ी सारा एक एग्जाम्पल दे के ही बताऊँगा। और कम से कम 2 आज ऐसे भी शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे बॉडी पार्ट, कैसे निष्कर्ष पार्ट, कैसे बॉडी पार्ट को एक दूसरे से लिंकेज करें। इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखने से पहले आप लोग क्या करें, अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि ये पीटी का क्लास नहीं है बल्कि ये एसे का क्लास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी तरह जो है ना, और भी मेरा लगातार वीडियो यूट्यूब पे एसे के रिगार्डिंग आता रहेगा। तो बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जो है ना पेन और कॉपी लेके इसको देखिएगा, तो आपके लिए सही रहेगा। अब आते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि हम आज का जो टॉपिक जो मैं लिया हूँ उसका नाम ही है भारतीय लोकतंत्र या इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए, भारतीय लोकतंत्र या इंडियन डेमोक्रेसी अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा, या जितना भी यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस है, जहाँ भी एसे का सिलेबस है पूछा है, तो उसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन इंडियन डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग पूछा है। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक ही लिखा हूँ भारतीय लोकतंत्र या इंडियन डेमोक्रेसी। तो इस विषय पर जो है ना क्या निबंध पूछा जा सकता है, मैं उसकी चर्चा किया हूँ। तो देखिए, अभी तक जो हमको लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, या जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो पूछा उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिया। कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे है। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक भारतीय लोकतंत्र कहाँ पहुँचा है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भारतीय लोकतंत्र कहाँ पहुँचा है। अब देखिए, इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, जब हम भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद जो हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं ने क्या क्या हमारे सामने लक्ष्य रखा था, क्या हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी ने जो भी उस समय हमारे देश को स्वतंत्रता कराने का जो लक्ष्य रखा, जो सपना देखा था, क्या वो सब पूरा हो गया है, क्या हमने वो सारे लक्ष्य 75 वर्षों में पूरा कर लिया, अभी भी कुछ कमियां हैं। तो आपको इसमें स्वतंत्रता के पश्चात से लेके अभी तक, मतलब 1947 से लेके 2022 तक का हमारा क्या जो है ना एक विकास हुआ है, वो आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक में, सामाजिक में, तकनीकी में, सांस्कृतिक में, खेल क्षेत्र में, इन सारे चीज़ों को आपको दिखाना है, ठीक ना। और आपको इसमें ये भी दिखाना है कि क्या जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो लक्ष्य हमको दिया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, क्या हमने वो सब प्राप्त कर लिया कि अभी भी कई सारी कमियां हैं। तो आपको इसमें हमारा जो प्रगति हुआ हर एक क्षेत्रों में उसको दिखाना था, और फिर जो कमियां रह गया जो कि करना है आगे के समय में, तो वो आपको इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र से जो उम्मीदें लगाई गई थी वे कितनी पूरी हुई, बाधाएं क्या है, क्या किया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा, सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग। अगला भी लेटेस्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि नए भारत का क्या विजन है, न्यू इंडिया का क्या विजन है। अब न्यू इंडिया का क्या विजन है, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने क्या किया और आगे हमको क्या क्या कमियां रहा है। और जो मोदी जी जो न्यू इंडिया का बार बार जिक्र करते हैं, उन्होंने वो जो बातें बोलते हैं, तो उसी में आपको इसमें आंसर लिखना पड़ेगा। न्यू इंडिया का क्या विजन है, आर्थिक क्षेत्र में क्या विजन है, सामाजिक क्षेत्र में क्या विजन है, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या विजन है, तकनीकी क्षेत्र में क्या हमारा लक्ष्य है, ये सब इनको आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है कि हमें भारत पर क्यों गर्व करना चाहिए, हमें इंडिया पर क्यों गर्व करना चाहिए। तो आपको इसमें वही कि
प्राचीन काल से दिखाइए, प्राचीन काल में हमारे देश में आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुआ। इसमें आप मेनली जो है ना वैदिक काल का जिक्र कर सकते हैं। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता लीजिए, शहरीकरण हमारे यहाँ था, कपास का खेती, फिर महात्मा बुद्ध, महावीर को लीजिए, अशोक को लीजिए, फिर मध्यकाल में कई सारे ऐसे कबीर है, गुरु नानक है, अकबर है, इनकी जो कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ वो दिखाइए। फिर आधुनिक भारत में आइए, बड़े बड़े विवेकानंद है, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता आज़ादी को दिखाते हुए फिर जो है ना आपको यहाँ वर्तमान से इसको लिंकेज करना है कि हमको अपने भारतीय होने पर क्यों गर्व है। हालांकि मैं इसका जो आपको आज इसका निबंध जो बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। अब देखिए कहाँ जा रहा है, आप ये सिंपल समझिए, इसका सिंपल से इसका आंसर क्या होगा। जब से आपने यूपीएससी या बीपीएससी की जब तैयारी करना शुरू किया तो आपका लक्ष्य क्या था, एग्जाम को पास करना। अगर मान लीजिए आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए 3-4 साल में आप देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या अभी तक एक बार पीटी पास किए हैं या मेंस पास किए हैं या इंटरव्यू दिए हैं। अगर आप मान लीजिए पीटी पास नहीं किए हैं अभी तक 4-5 साल में एक बार भी, इसका मतलब कि आपका रास्ता सही नहीं है, आप गलत जगह जा रहे हैं। अगर आप पीटी पास कर गए हैं, अगर मेंस लिखा इसका मतलब रास्ता थोड़ा बहुत ठीक है। अगर आप इंटरव्यू दे इसका मतलब रास्ता बहुत हद तक ठीक, हाँ कुछ कमियां अभी मौजूद है। इसका मतलब इसका अगर आंसर जब लिखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हम जब मेरा देश जब आज़ाद हुआ या आज़ादी के समय हमारा सपना क्या था, क्या हमने ड्रीम क्या देखा था। ड्रीम मतलब क्या, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने क्या फैसला, देश में क्या क्या होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, लैंगिक समानता, जातिवाद, क्षेत्रवाद सब खत्म होना चाहिए। क्या वो सब खत्म हो गया, गरीबी, भुखमरी सब खत्म हो गया। अगर वो खत्म नहीं हुआ इसका मतलब भारतीय लोकतंत्र कहीं ना कहीं थोड़ा अपने रास्ते से क्या हो गया, भटक गया है। मतलब रास्ते पर तो चल तो रहा है, पिछले 75 वर्षों हम रास्ते पे चल तो रहे, हाँ लेकिन इसमें कई सारी समस्या हैं, कई बाधाएं, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, महिलाओं का समस्या, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इस सब चीज़ों के हम भटक गए हैं। आपको इसमें ये जिक्र करना था। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विशिष्ट व्यक्ति केंद्रित रूढ़ि भारतीय प्रजातंत्र के लिए अभिशाप। मतलब कोई व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति हमारे देश में आज़ादी के बाद से जवाहरलाल नेहरू का बात हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, या अभी करंट में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या राज्य में भी देखिए कई जगह राज्यों में ऐसी सरकार जहाँ पे व्यक्तिवादी जो है ना राजनीति होती, तो वो जिक्र करना है इसमें। फिर एक और क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों में हमने जो नहीं सीखा, मतलब हमने क्या नहीं सीखा, वो वही मतलब कि इतने दिन जो हम हो गए क्या कमियां हम में रह गया। तो वही देखिए बार बार सबका मीनिंग ऐसे का वही, हाँ बस इसको आपको लिखने की आवश्यकता है। फिर एक और क्वेश्चन है, हमें भारतीय होने पर गर्व, ये तो हो ही गया। अगला है कि भारत का प्रजातंत्र किस हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया है। वही बात है, उद्देश्य कहने का मतलब ये है कि आप इसमें दिखाइए कि हमारे क्या सपने थे, क्या लक्ष्य थे, संविधान ने हमको क्या क्या करने बोला था, डीपीएसपी में क्या क्या था, क्या हम उद्देश्य को पूरा कर लिए या अभी भी कुछ कमियां। जब आप इसको कई सारे एंगल खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, और मैं इसको बताऊंगा कैसे कैसे में क्या है। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है, वे सपने जो भारत को क्या करे, सोने ना दे। मतलब वही बात है, आज़ादी से लेकर अब तक हमने क्या पाया है, अभी क्या पाना बाकी है। मतलब कि जो हम नहीं पूरा कर पाए हैं इसका मतलब वो सपना है और हमको वो फोन नहीं दे रहा है, तो आपको इसमें जिक्र करना है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि क्या भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो चुका, क्या मैच्योर हो चुका है। मैच्योरिटी का मतलब लोकतंत्र का जो मेन कॉन्सेप्ट है, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सभी के साथ बराबरी का अधिकार, क्या हम यहाँ प्राप्त कर लिए हैं। तो आपको खुद क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, नहीं अभी कुछ ना कुछ समस्या, मतलब अभी भी हम मैच्योर नहीं हुए। अभी देखिए आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव जीत जा रहे हैं, वोटिंग का परसेंट अभी लगभग 70 के आसपास है, अभी बहुत समस्या है। इसका मतलब लोकतंत्र में परिपक्व या मैच्योर पूरी तरह नहीं हुआ। शिक्षा का रेट सही नहीं है, एजुकेशन या हेल्थ में सिस्टम प्रॉब्लम है, महिलाओं को जो अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है पार्लियामेंट या विधानमंडल में, ये सब चीज़ का आपको इसमें जिक्र करना है। और एक अंतिम में यहाँ बनाया, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत कितना बदल जाएगा। मतलब अभी जो मतलब आपने क्या पाया इतना दिनों में। देखिए सब जितना भी मैं यहाँ पे बनाया हूँ सबका लगभग लोकतंत्र या डेमोक्रेसी से ही संबंधित टॉपिक है, और सबका मोटा मोटी अगर जो कंटेंट की अगर निबंध पे बात किया जाए लगभग सबका सेम है। इसलिए मैं इन सब चीज़ मतलब ये सब चीज़ें इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस बार बीपीएससी में 68 या 69 जो भी जब भी कभी होगा मेंस, वहाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कभी मान लीजिए कि लोकतंत्र से अगर जुड़ा अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, मतलब ऐसे अगर आ जाए, तो उसमें हम कौन कौन सा कुछ कथन हम यूज कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ कथन भी मैं लिख के यहाँ इसको देख सकते हैं। कथन जैसे कि प्रमुख कथन में एक है
कि ये विंस्टन चर्चिल का है कि लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब स्वरूप है, लेकिन इससे बेहतर की खोज अभी तक नहीं हुई है। ये तो अच्छा स्टेटमेंट हो सकता है आपके लिए। फिर ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है। ये धूमिल का एक मतलब पंक्ति है। आप यहाँ पे लोकतंत्र का नेगेटिव दिखा तो आप ये कथन का यूज कर सकते हैं। एक और है, यह सही है कि लोकतंत्र में बहुत सारी खराबियां हैं, मगर मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसे सुधारना चाहिए, ना कि उसे छोड़कर बैलगाड़ी पर बैठ जाना चाहिए। मतलब वही है, अगर लोकतंत्र हमारे देश की लोकतंत्र में कुछ कमियां अगर रह गया है, हमको उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मतलब जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, लैंगिक असमानता, ये हमको ठीक करने की आवश्यकता। ये देखिए हमको तानाशाही ऐसी व्यवस्था की ओर जाना चाहिए। और ये कौन बोल रहे हैं? CD वंश नाम के एक विद्वान का एक कथन है। फिर एक और है, अगर जब भारत का अगर आपसे पूछ ले भारत के बारे में वही कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है, तो वही आप लिख सकते हैं, यूनान मिस्र रोमन सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है हमारी बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियां रहा है दुश्मन दौड़े जमा हमारा। तो ऐसे करके आप ये भी बहुत अच्छा जो है इकबाल का जो है पंक्ति, इसका आप यूज कर सकते हैं अपने निबंध में। फिर अपने यहाँ लोकतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बारे में था निगेटिव। आप यहाँ अगर कभी दिखाना हो क्यों सफल नहीं हो पाता, आप इसको कविता का यूज कर सकते हैं, पंक्ति का। अब महात्मा गांधी जी का एक जिक्र आप जरूर करना चाहिए। उनका कथन है, अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुता से पता चलता है कि हमें अपने उद्देश्यों की पवित्रता में पूरा विश्वास नहीं है। मतलब कि अगर आप सहिष्णु रहिए, सबके साथ मेल भाव के रहिए, किसी तरह का दुविधा मत रखिए। ये इनका किसका कहना है? महात्मा गांधी का। तो आप ये न मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ जो कथन है, पंक्ति बोल सकते हैं, आप इसको जो है कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। और आप जब भी कभी ऐसे लिखें लोकतंत्र से रिलेटेड, तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो है लोकतंत्र की जो अवधारणा है, थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। और मैं यहाँ देखिए इसी को बोलते हैं कंटेंट तैयार करना। जो अगर आप ऐसे अगर लिखेंगे, अगर ऐसे हर एक टॉपिक पर, चाहे लोकतंत्र हो या केंद्र राज्य संबंध हो, महिला सशक्तिकरण, ऐसे अगर जितने भी टॉपिक मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ, उन सारे टॉपिक पे अगर आप छोटे छोटे अगर जहाँ 300-400 वर्ड का आप खुद का अगर कंटेंट या नोट्स तैयार कर लेंगे, तो आपको ऐसे लिखने में काफ़ी इजी होगा। और मैं यही करूँगा, हर एक जितना भी मैं टॉपिक, मतलब लगभग समझिए कि 100 टॉपिक का मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा इसी तरह का। आप इसको लिख लें, और अगर जो लोकतंत्र से रिलेटेड कोई अगर ऐसे आएगा, तो आप उसको आराम से इस पूरे कंटेंट को मेरा यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, लोकतंत्र 2 अवधारणाओं से निर्मित होता है, एक लोक, दूसरा तंत्र, जो कानून बनाता है और उस पर क्या करता है? अमल करवाता है। पर यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, वह है दोनों का सामंजस्य के लिए लोकतंत्र एक तरफ तो कुछ अधिकार देता है, दूसरी तरफ दायित्व भी। ये दोनों चीज़ें लोक और तंत्र दोनों के लिए ही बराबर महत्व की होती है। दैट मीन्स कि अगर हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ अगर राइट दिया गया है संविधान द्वारा, हमको कुछ कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? अधिकार के साथ अगर कर्तव्य पथ पर हम चलेंगे, तभी मेरा लोकतंत्र जो है बेहतर सफल हो सकता है। तो आप ये सब कहीं भी यूज अपने ऐसे में कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा एक है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जिसमें समाज का हर व्यक्ति समान हो, एक के समक्ष तरक्की करने का सबको क्या मिले? समान अवसर हो। लोकतंत्र का मतलब यही है। आगे लिखा हूँ मैं, सत्य तो यही है कि हम सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार तो पाना चाहते हैं, मगर दायित्व के प्रति उदासीनता बरतते हैं। जब तक दायित्वों को नहीं समझा जाएगा, तब तक कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपको ये लिखना हो कि अगर अभी तक भारतीय लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हुई है, या इसका मतलब ये है हमको अधिकार के साथ हमको जो कर्तव्य दिया गया देश के प्रति, उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। आगे एक देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी का कथन है, ये तो बहुत ही फेमस कथन है कि सपनों के स्वतंत्र भारत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया 1930 में लिखा था, मैं ऐसे स्वतंत्र भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब भी महसूस करे कि यह उसका देश है और राष्ट्र निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका है। अब ये सब से आप जो है ना
किसी भी निबंध का शुरुआत इस स्टेटमेंट से कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये कंटेंट है आपका एसे का, इसको आप पूरा लिखा है और इसको 2-3 बार जरूर पढ़ें, और इसको जब भी कभी एफए लिखा तो इसमें कहीं भी इसका आप यूज करेंगे तो आपके लिए चीज़ें सही रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना कहने के बाद जो है ना, एक इसमें एक और होगा। हाँ, ये देखिए अम्बेडकर जी का कथन है ये, कि उन्होंने कहा है अपने मतलब संविधान जब बन रहा था उसमें इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मैं समझता हूँ कि संविधान लचीला और बेहतर है। यह इतना शक्तिशाली है कि शांति व युद्धकाल में देश को एक फुट में बांध सकता है। यदि नए संविधान के अधीन चीज़ें सही ढंग से काम नहीं करती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास खराब संविधान है, हम कहेंगे कि लोग ही खराब हैं। लोग खराब होने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली है, हम खराब लोगों को चुन लिए हैं। वो संविधान में उटपटांग तरह का जो है ना, संविधान में संशोधन करके जो है ना गलत कानून नियम बना रहा है। तो यहाँ पे अम्बेडकर जी का जो कहीं ना कहीं ये बताया, देखिए लोकतंत्र या सिस्टम खराब नहीं, सिस्टम खराब कब हुआ, जब हमारे जो चुने हुए लोग हैं या जो आम जनता अगर खराब चीज़ें करेगा तो लोकतंत्र खराब हो जाएगा। चाहे वो म्यांमार का घटना लिख सकते हैं, पाकिस्तान का सैन्य तनाशाही हो जाता है, बांग्लादेश में कई बार हुआ है। तो इसी करके आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं कि लोगों का भी सही रहना क्या है, ज़रूरी है। और आप यहाँ पे कोटेशन एक चीज़ लिख सकते हैं कि 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, सरकार ने गलत किया, लेकिन देश की जनता इतनी समझदार थी कि उस सरकार को हरा के जनता पार्टी की सरकार भी क्या हुई थी, बनाए थे। अगर कभी ये पूछे कि भारतीय लोकतंत्र कितना मेच्योर हो गया, तो आप यहाँ ये भी लिखेंगे कि अगर लोकतंत्र में कभी कोई ठेस पहुँचा है तो जनता जो समझदार होकर समझदारी से काम लिया। हाँ, कुछ कमियाँ हैं वो भी दिखाना है। तो मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप पॉइंट अपना बना सकते हैं। फिर एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, तो अब वही है कि ज़रूरी है कि लोकतंत्र में सभी की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लोकतंत्र का सही संबोधन तभी होगा जब ज़रूरतमंदों तक इसे पहुंचाया जा सके। हालांकि ग्राम पंचायतों के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है। मतलब जब कभी कमियां दिखावा तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, लोकतंत्र की मूल आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बसती है। हमारे संविधान में इसका अधिकार भी प्रदान किया गया है। जरूरी है कि ना तो नागरिकों द्वारा ना ही सरकार द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग, मतलब कि चाहे नागरिक हो या सरकार इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। बाकी एक और मैं यहाँ लिखा हूँ, सहनशीलता, सम्मान, अभिव्यक्ति व जीने की आज़ादी, साधारण समान लोगों को भी उचित भागीदारी तथा बहुलता को लोकतंत्र की कसौटी माना गया है। जरूरी यह है कि हमारे लोकतंत्र में भी इनका समावेशन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए। मतलब जब जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ ये सब कहीं ना कहीं अपने जो है ना एसे में यूज कर सकते हैं। ये किसी पार्टिकुलर एसे का कंटेंट नहीं है, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि जब आप हमारे देश के लोकतंत्र के रिगार्डिंग अगर कोई भी एसे अगर लिखिएगा, उसमें आपको समस्या दिखाना पड़ेगा कि भाई क्या समस्या है हमारे देश में। अब देखिए समस्या हमारे देश में लोकतंत्र में बहुत सारी, जैसे कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति को बढ़ावा हमारे देश में मिलता है। आप इसका एग्जाम्पल काफ़ी दे सकते हैं। जो जितनी भी पार्टी है, चुनाव जितने हैं तो भाषा, धर्म, जाति के नाम पर समाज का ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है, संघर्ष और असहिष्णुता की भावना को बल प्राप्त हुआ है, जो लोकतांत्रिक भावना के बिल्कुल ही क्या है। मतलब वही अभी तक हमने क्या नहीं सीखा, यही सब नहीं सीखा है। ये समस्या मौजूद है। चुनाव जीतने और सत्ता में साझेदारी हेतु राजनीतिक दल व्यापारिक समूहों से साठगांठ, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, परिवार को बढ़ावा देते नजर आते हैं। ये बहुत ही मतलब कभी भी हमारे देश के जो संविधान निर्माता है, जो महात्मा गांधी या जो भी अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उन्होंने अभी ऐसा कभी सोचा था कि परिवारवाद होगा या भ्रष्टाचार होगा देश में? नहीं सोचा था। इसका मतलब अभी में रास्ता हम भटक गए हैं। अभी अब जितने आपको पीछे हम ऐसे बताए, सब में कहीं ना कहीं ये बात आप इजीली पुट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए क्या है, मतदान का प्रतिशत अभी मतलब 70% के आसपास ही है। संसद में हमारे महिला आरक्षण का बिल अभी भी लंबित ही है, इसका समस्या है। अब देखिए इतना अभी और भी समस्या है, तो आप और भी कई एंगल में इसको ढूंढ के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए भविष्य की क्या दिशा होनी चाहिए हमारे लोकतंत्र में, हमको किधर जाना चाहिए, इसका देखिए क्या आप लिख सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही है, ठीक है ना, जो कि पूरे दुनिया की जनसंख्या में 1/3 है। इसी तरह दुनिया के 1/3 निरक्षर लोग भी यहीं पे हैं, और कुपोषित बच्चों की संख्या के लिहाज से भी 1/3 भारत में ही है। अब देखिए इतनी समस्या है, अब आपको रास्ता दिख गया, आपके पास प्रॉब्लम है, आपका समाधान कीजिए, वही आपका रास्ता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हूँ, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आधारित दंगे, नस्लवाद, आतंकवाद से भी हमें पार जाना है। राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को
परिलक्षित करने वाले मानव विकास सूचकांक के लिहाज से भी हम बहुत ही पीछे, लगभग 132 के रेंज में भुखमरी सूचकांक में बहुत पीछे हैं। कई सारे सूचकांक आपको यहाँ जिक्र कर सकते हैं। बहरहाल हम लंबी दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत दूर तक क्या करना है, जाना है। ऐसे करके चीज़ों का आप इसको लिख सकते हैं। अब इस आगे के पॉइंट में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इतने दिनों में 75 वर्षों में हमारा लोकतंत्र कैसे कहाँ जा रहा है, हमने क्या क्या किया है। अगर आपको कोई भी अगर ऐसे लिखे, इसका बहुत ही आपको यूज इसमें होगा। तो इसे मान लीजिए आपको फन ये पूछ जाए कि भारत की अभी तक की विकास यात्रा लोकतंत्र के रूप में, या भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ये सब अगर आ जाए तो आप क्या क्या लिखे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें आपको सिंपल, देखिए सिर्फ कंटेंट है, एक कोई आंसर नहीं है, कंटेंट आप इसमें ये सब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा है। हालांकि इतिहास के पन्ने पर किसी मुल्क के लिए इतने वर्ष बेहतरी की दिशा में एक आमूल बदलाव के लिए नाकाफ़ी होते हैं, खासकर तब जबकि यह देश सदियों से औपनिवेशिक दास्ता की जकड़ में कैद रहा हो। मतलब कि ये अगर हम पूछें कि भाई भारतीय लोकतंत्र कितना सफल हुआ है, आप ये लिख सकते हैं 75 साल हुआ है, उसके पहले हम 200 वर्षों तक गुलामी की जंजीर में बंधे हुए थे। इतने कम दिन किसी भी देश के बेहतरी के लिए बहुत ही कम होते हैं। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे कि जब पश्चिमी दुनिया सामाजिक आर्थिक की तमाम वैश्विक क्रांतियों का लाभ ले रहा था, चाहे वह पुनर्जागरण का काल हो, प्रिंटिंग प्रेस से आई क्रांति हो, अथवा औद्योगिक क्रांति का दौर औपनिवेशिक नीतियों से संचालित हो रहा, यह देश लगभग उनसे क्या रहा, अछूता रहा। जो भी पश्चिम देशों में जो भी विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति या जो भी चीज़ हुआ, उससे हम कहीं ना कहीं अछूता ही तो रहे। इसके बावजूद जब देश आज़ाद हुआ तो सांप्रदायिकता से जूझता, विभाजन का दंश झेलता तथा रियासती टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एक रुख पाना इसके लिए बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी। मतलब कि देश में आज़ादी के समय भी ना काफ़ी इतनी समस्याएं, जिसको एक मंच पे लाना बहुत ही बड़ी क्या थी, हमारे लिए चुनौती थी। तो आप ऐसे करके ना चीज़ों को बैकग्राउंड में ले सकते हैं। आगे इसके अलावा विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, बोली, विविधता से संपन्न देश को एक सूत्र में समेट पाना भी निश्चय ही कठिन था। साथ ही आज़ादी को लेकर लोगों के अंदर वर्षों से संचित अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी एक कठिन चुनौती था। ये सब जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की ये समस्याएं जो है ना, आप इसको दिखा सकते हैं। फिर आगे इसमें देखिए कि आगे देखिए स्वतंत्रता के बाद कैसे कैसे चीज़ें बढ़ा, वही मैं जिक्र करना हूँ इस आगे के कंटेंट में। इसमें लिखा हो कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने एक आज़ाद भारत का जो ख्वाब देखा था, उसे बहुत हद तक संविधान के प्रावधान द्वारा आगे विभिन्न योजनाओं द्वारा हकीकत बनाने का प्रयास किया गया। मतलब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लेते हुए कि भाई आज़ाद जब हम हुए उसके पहले हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन था, 200 वर्षों की गुलामी था। उसके बाद कैसे कैसे जब हम विभाजन हुए तो समस्या गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सांप्रदायिक दंगे, रियासत, कई सारे 500 से अधिक रियासत अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, कितनी अधिक समस्याएं थी देश में। तब उसी समय हमारे देश में जो संविधान बना और संविधान में जो प्रावधान किया गया, उसमें मौलिक अधिकारों, नीतिगत तत्वों को शामिल कर सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की क्या की गई, कोशिश की गई। आगे हमने क्या किया, प्रथम पंचवर्षीय या योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, योजनाबद्ध विकास करने का कोशिश किया, स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, ज्ञान व कला के संस्थानीकरण किया, नए स्वतंत्र देशों के समग्र विकास की बुनियादी रखी गई। पंचवर्षीय योजना बनाया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, खाद्य सुरक्षा के लिए हरित क्रांति चलाए गए, कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक आर्थिक समावेशन का प्रयास किया गया। वहीं पैरेलल रूप से भाभा एटॉमिक रिसर्च बनाया गया, DRDO, IIT, इसरो आदि द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्रों के विकास को भी दिशा दी गई। बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ कंप्यूटर, मोबाइल, विद्युतीकरण को प्रोत्साहन दिया गया और 1991 में हमने उदारीकरण द्वारा वैश्विक बदलाव को भी क्या किया, स्वीकार किया। देखिए कितना आप शॉर्ट में इतने साल की प्रगति को जो ना आप सिंपल दिखा सकते। इसी को बोलते हैं कि मेन बॉडी में फ्लो के साथ लिखना, और आप यहाँ से इजीली सीख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे निश्चित ही भारत ने अत्यंत कम समय में समग्र रूप से एक लंबा सफर तय किया, लेकिन लंबी
दूरी और भी है, अभी और हमें आगे जाना है, जो हमारा क्या है, लक्ष्य है। अब यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ठीक है, अभी तक हमने इतना प्राप्त कर लिया, अभी भी कई चीज़ें हैं, गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकवाद है, कई सारी चीज़ें आप इसमें आगे इसमें दिखा सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ना अरेंज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए इसी में जो कि अभी तक तो ठीक है, इतना हमने प्राप्त किया, इतना सब कुछ मेरा हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि वे सपने जो भारत को सोने ना दे। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ऐसे कहीं वे सपने जो भारत को सोने ना दे, इसमें आप क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि वही कि भाई सपना, कौन सा सपना, जो हमारे संविधान ने मतलब देखा था या अभी तक जो हमने प्राप्त नहीं कर पाया, वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में आपको बताने की कोशिश करूँ, आप उसको आराम से देखिए। सबसे पहली बात आप यहाँ पे भूमिका एक लिख सकते हैं। भूमिका मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए वही कि हम आज़ाद तो आधी रात को हुए थे लेकिन सवेरा अभी तक नहीं हुआ। आप ऐसे जिक्र कर सकते हैं, मतलब हम आज़ाद तो आधी रात को हुए थे मगर सवेरा अभी तक नहीं हुआ। ये मैं लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताया हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप मतलब एक भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखें कि अब थोड़ा जिक्र करें कि सपना क्या सपना, वही सपना जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। फिर संविधान निर्माताओं ने जो दर्शन दिया वो सपना था हमारा। प्रस्तावना में जो बात है न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की, मौलिक अधिकार में जो बातें हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, छुआछूत का समाप्ति है, सभी के सामने कानून बराबर है, या डीपीएसपी में जो हमको जो दिशा निर्देश संविधान निर्माताओं ने दिया गया है हमारे देश की सरकार को, फिर जो मौलिक कर्तव्य है, यही तो कहीं ना कहीं हमारे देश का सपना है। ऐसा कहा जाता है कि डीपीएसपी में जो बात लिखा गया है अगर वो पूरी तरह लागू हो जाए तो मेरा देश स्वर्ग बन जाएगा। तो ये तो सपना है। तो आप इन चीज़ को जिक्र कर, सपना क्या, सपना किसने दिया है? सपना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, संविधान निर्माताओं ने, और उसमें जो वर्णित जो प्रावधान है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, ये हमारे सपने हैं। अब इसमें आप ये दिखा सकते हैं कि 1947 से लेके 1948 में हमने क्या क्या पाया। तो आप वही जो भी पीछे हम बताए आपको, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए अभी, ये जो दिखाए थे आपको ये सब, तो आप इसको न वहाँ पे आराम से जिक्र कर सकते हैं कि आर्थिक में, सामाजिक में, राजनीतिक में हमने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल किया। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, आप वो इजीली लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिए इसमें और जो चीज़ें आपको दिखाना है कि 1947 से लेकर 2000 तक को दिखाना। अब इसमें क्या दिखाना है, मेनली आपको इसमें दिखाने की कोशिश करना है कि क्या प्रगति हुआ सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तकनीकी में, खेल में, वैश्विक स्थिति, ये सब दिखाई पॉइंट वाइज में। तब आप लिखिए कि उपलब्धि या विकास अच्छा हुआ है लेकिन अभी भी कई सपने पूरा करना बाकी है। अब यहाँ पे एक लिखिए कोटे पर महात्मा गांधी का कथन कि विकास, गांधी जी का कहना था कि विकास अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्या अभी तक जो हमारी 75 वर्षों की जो यात्रा रही है, क्या हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचा है? बिल्कुल नहीं पहुंचा है। सब तक आवास नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्या है। तो आप यहाँ गांधी जी का कथन कोटेशन लिखते हुए तब आप इसको आगे लिखेंगे कि अभी भी देश में जो है ना क्या नहीं हुआ है, हमारे देश में अभी समावेशी विकास नहीं हुआ है, गरीबी मौजूद है, बेरोजगारी मौजूद है, भ्रष्टाचार मौजूद है, आवास सबके लिए नहीं है, आदिवासी समस्या ज्यों त्यों बनी हुई है, संपत्ति का समान वितरण नहीं है। आप लिख सकते हैं कि देश के कुछ ही % के पास देश की लगभग 50% संपत्ति है, कहीं ना कहीं दिक्कत है ये। और यहाँ पर आप एक पंक्ति लिख सकते हैं, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। आप ऐसे करके ना पंक्ति से जो है ना अपने बातों को और जो है ना ठोस बना सकते हैं। फिर आगे इसमें देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि इस निबंध में कि भारत की लगभग 70% आबादी कहाँ रहती है? ग्रामीण भारत में रहती है, और यहाँ भी अभी कई समस्या मौजूद है। आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रामीण समस्या को दिखा देंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है। तो तब यहाँ लिखेंगे एक पंक्ति कि तुम्हारी फाइलों में
गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक बहुत बड़ा अच्छा पंक्ति है। जब भी कभी आपको लिखने आवे भारत ने क्या पाया क्या खोया, तो ग्रामीण क्षेत्र का जब भी आप चर्चा करेंगे उसकी समस्या को, ये आप जो पंक्ति जरूर यूज करें। बहुत ही फेमस पंक्ति है। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये किताब ये दावा किताब। मतलब जो भी बजट वजट पेश होता लगता है गाँव में सब विकास ही विकास है, लेकिन ऐसा कुछ होता जमीनी हकीकत पे नहीं है। अभी देखिए और क्या सपने हमको, भाई समावेशी विकास का सपना एक और है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के साथ देखिए कितनी तरह की समस्या। आप यहाँ पे जो क्राइम रिपोर्ट आता है उसका जिक्र कर सकते हैं, और यहाँ पे एक पंक्ति भी स्वामी विवेकानंद का लिख सकते हैं कि जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की अपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकता। ये कौन बोल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। फिर आगे इसमें क्या क्या जोड़ना है कि एक और सपना जिससे जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए वो है चुनाव सुधार। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वही जो आपका कई समस्या अपराधीकरण है, दल बदल हो रहा है, भ्रष्टाचार है, ये समस्या अगर नहीं खत्म होगी मतलब चुनाव सुधार होना बहुत ही क्या है ज़रूरी है। फिर आगे लिखिएगा और भी क्या क्या सपने हमको होना चाहिए। वर्तमान समय में हमारे समाज में बहुत सारा असहिष्णुता बढ़ गया है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद की समस्याएं कुछ है। तकनीकी क्षेत्र में भी हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और अंत में सबसे बड़ी बात है पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण को हम मतलब पर्यावरण को छोड़ देंगे तो देश विकसित नहीं हो पाएगा या हमारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अंत में हमको लिखना है पर्यावरण संरक्षण संसाधन का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो इतना ये सब मेरा सपना है। अभी जो है ना इतना जितना पॉइंट बताइए सपना आप जिक्र कर सकते हैं। और तो इसमें ये भी जिक्र इस सपने को पूरा करने के लिए अभी हमारी सरकार या पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या प्रयास हुआ है। भाई देखिए कोविड-19 का टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा सफल रहा है। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत है, इसरो अच्छा काम कर रहा है, DRDO अच्छा काम कर रहा है, तो आप निष्कर्ष वही कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा करने के लिए हमको लगातार प्रयास करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी जाके 2045 तक एक विकसित राष्ट्र का सपना हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे करके चीज़ों का आपको एक समग्र रूप में आंसर को लिखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक और हम इसमें लेते हैं कि एक न्यू इंडिया, जो कभी काफ़ी सारा इसमें चर्चा में रहता है, मोदी जी हमेशा बार बार बोलते हैं न्यू इंडिया नया भारत। अगर जब हम इस पर अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, ऐसे अगर आए, तो इसमें आपका क्या अप्रोच और क्या क्या कंटेंट यूज़ करेंगे, वही कंटेंट मैं आपको इसमें लिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा निबंध नहीं है, बस आपको अगर न्यू इंडिया टॉपिक नए भारत का अगर विजन आए तो आपको उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखना चाहिए आपको कि न्यू इंडिया नए भारत के उभरने की एक तस्वीर बयां करता है जिसका मुख्य एजेंडा है विकास। विकास सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, वैश्विक और उन समस्त क्षेत्रों का जिनमें अभी तक पिछड़ा हुआ है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि अभी तक भारत ने क्या खोया क्या पाया, वहाँ भी आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक ना। विकास का मतलब महज एकांकी समृद्धि से नहीं बल्कि सर्वांगीण समृद्धि से, जिसमें राष्ट्र की हर एक इकाई खुद को एक वैश्विक मानदंड के अनुरूप ऊंचाइयों के स्तर पर ले जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री अपने कई संबोधनों में न्यू इंडिया का खाका खींचा है। वह क्या क्या बोलते रहते हैं कि 3 विशेषता की बात बोलते हैं कि पहला, नया भारत 65% युवा आबादी वाला है। दूसरा वो क्या बोलते हैं कि भारत में गरीब राहतों की बजाय, अब मतलब कि उनको कुछ रियायत होने की बजाय विकास के अवसर मांग और वो पा रहे होंगे। मतलब कि नई इंडिया में क्या है, हम सिर्फ गरीबों को राहत ही नहीं देंगे बल्कि वो अपना अवसर, उनको रोजगार देंगे, रोजगार देंगे और अपने जीवन में खुद आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसा उनका कुछ कॉन्सेप्ट है। और तीसरा ये है कि भारत में सरकार चुनी तो बहुमत से जाएगी लेकिन चलेगी सभी के मतों से। ये 3 बातों का भी जिक्र करते रहते हैं कई सारे अपने भाषणों में। फिर आगे देखिए और क्या क्या इसमें न्यू विजन में है कि भाई 2024-25 तक हमको क्या $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बननी है। 32 तक हमको GDP 3 गुनी करनी है। 2024 तक सभी के लिए आवास, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल कनेक्टिविटी, कई सारे ऐसे जो है ना हमारे न्यू इंडिया के विजन हैं। आप इसको इसमें दिखा सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो। फिर इसमें आगे देखिए और क्या क्या हमारा सपना है कि अभी मोदी जी बार बार बोलते हैं कि अभी जो है ना औद्योगिक क्रांति 4.0 का समय है। इसमें आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स जैसे चीज़ों का मतलब कि डेवलपमेंट होगा। तो इस दौर में विकास का मूल माध्यम चूँकि तकनीक होगा तो हमको इस पर भी जो है ना न्यू इंडिया में इस सब पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पूरी तरह साक्षरता हमको प्राप्त करनी है। स्वास्थ्य, सुरक्षा,
स्वच्छ भारत, स्वच्छ हवा भी जो है ना हमको नए इंडिया में ये सब चीज़ होना, मतलब कि न्यू इंडिया क्या, वहाँ कोई समस्या नहीं होता। आप जो समस्या उसको दिखा दीजिए पॉइंट वाइज, चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और आपके पास कंटेंट इतना बता दिया तो इतना आराम से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का भविष्य क्या होना चाहिए, अगर क्वेश्चन कोई अगर निबंध में आ जाए भारत का भविष्य क्या, तो आपको सिंपल वही लिखना है, भूमिका थोड़ा लिख देना है इसमें। अभी तक क्या क्या हमने किया है और क्या पाया है वो थोड़ा दिखा दीजिए। और कमी जो है उसी कमी को दिखा दीजिए। भाई भविष्य मेरा क्या होना चाहिए, जो SDG गोल है उसको प्राप्त, उसमें देखिए 17 गोल है, 17 गोल को दिखाए, वो मेरा वही फ्यूचर है, उसको पूरा करेंगे तो मेरा फ्यूचर हो जाएगा। फिर गरीबी का उन्मूलन है, उसमें शिक्षा को प्रसार करना चाहिए, मतलब SDG गोल को आप जिक्र कर दीजिए, लगभग आपके सारे आंसर हो जाएगा। लैंगिक समानता प्राप्त करना है, DPSP के सारे प्रावधान को लागू करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, सहिष्णुता लाना है, और पर्यावरण को क्या करना है, संरक्षित करना है। ये सब हमारा जो है ना आगे का भविष्य है। अब आइए एक और अंतिम जो है ना एक निबंध में, मतलब ये पहले ही मैं बहुत पहले लिखा था, तो इसका मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या करना था। आप इसको लिख के ना हमारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे का ना अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, आप वहाँ पर अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। टाइम नहीं तो मैं वहाँ कॉपी में चेक कर दूंगा, जितना मैं दिया हूँ आप उसको लिखने का कोशिश करें। देखिए एक निबंध है कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे में तो क्या करेंगे आप। देखिए इसका सबसे पहले देखिए हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों, अभी इसको मैं पहले जिक्र किया था। इसमें आपको क्या करना है, हमारे देश का आप इतिहास लिखिए, प्राचीन से लेकर मध्यकाल, आधुनिक और वर्तमान तक में आपको क्यों गर्व है एक भारतीय होने पर, ठीक ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी क्षेत्र की आप उपलब्धियां दिखा दीजिए, वही गर्व है। लेकिन क्यों गर्व है और क्यों गर्व नहीं है, आपको ये एंगल भी दिखाना पड़ेगा। दोनों बात क्यों है लगभग इसमें 70 से लेके 80% दिखा सकते हैं, और क्यों नहीं है वो भी दिखा सकते। क्यों नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, क्षेत्रवाद है, ये क्यों। देखिए मैं क्या बोला, ये जो मैं पूरा वीडियो बनाया सब में लगभग की कंटेंट, लगभग क्वेश्चन का डिमांड सब वही है। हाँ बस थोड़ा सा आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, इसको आप आराम से जो है एक बार दो बार देख लें, इसका नोट्स बनाना है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तय है, और मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया कि भाई कैसे बॉडी में क्या क्या बात लिखेंगे। आइए इसको देखिए कैसे आप लिखेंगे, वही कि यूनान, मिस्र, रोमन सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब कि कहीं ना कहीं ये हमारी कुछ ना कुछ ऐसा बात है जो कि ऐसा हम मिट नहीं रहे हैं, ठीक ना। तो अब कितना अच्छा पंक्ति है, आपको लिख सकते हैं। राष्ट्रकवि इकबाल द्वारा रचित ये पंक्ति हमारी सभ्यता संस्कृति की उन विशेषताओं की ओर इशारा करती है जिनके कारण विविधताओं से परिपूर्ण भारतवर्ष चिरंजीवी बनी हुई है। इन विशेषताओं में सहिष्णुता की भावना, सामाजिक समन्वय आदि प्रमुख है, जो हमारी संस्कृति का मूल है, ठीक ना। उसके बाद हम इसमें क्या लिखें, वर्तमान वैश्विक स्तर पर धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद जैसी समस्याएं विद्यमान है, तब विश्व इन समस्याओं के समाधान हेतु हमारी और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता हमें एक भारतीय के रूप में गर्व का अनुभव कराती है। ये था भूमिका, इतना था इंट्रोडक्शन। अगर आप दमदार भूमिका लिख दिए तो एग्जाम अपने आप पढ़ने पर आपका इस कॉपी को मजबूर हो जाएगा। मैं बार बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन का मैं वीडियो बना दिया हूँ, एक दो वीडियो और बनाऊंगा, आप उससे सीखें कि कैसे इंट्रो एक बेहतर लिखा जाता है, तभी आपको अच्छे नंबर मार्क्स ऐसे मांगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कि आप अलग अलग काल का दिखाइएगा, मैं यहाँ शॉर्ट पे ही लिखा हूँ। जैसे कि आप यहाँ दिखाइए, प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान विज्ञान का धरती रहा है, जिस समय लगभग विश्व में अंधकार युग था और हम उसमें प्रकाश फैला रहे थे। चाहे वो महावीर का बात हो या महात्मा बुद्ध का बात हो, अशोक धम्म की नीति का बात हो, ये सब जिक्र करें प्राचीन काल में जितना भी आपको मेन चीज़ दिखाई पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसको दिखा लें। सिंधु घाटी सभ्यता दिखा सकते हैं आप इसमें स्टार्टिंग में। फिर आप यहाँ लिखें कि आगे आधुनिक काल में आ सकते हैं। 19वीं सदी में पुरातात्विक अन्वेषणों के दौरान भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता पूरे विश्व के सामने आई, क्योंकि इसमें खोज हुआ जब अंग्रेज लोग आए। फिर इसमें सहिष्णुता, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राचीन काल से हमारे यहाँ रही है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो। दुनिया को शांति का, मतलब कि हमें शांति का पैगाम दिया है, युद्ध नहीं, मतलब शांति का पैगाम दिया है। मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं, आप उसका जिक्र करेंगे। मध्यकाल में फिर कौन, कबीर थे, रहीम थे, मीरा थे। देखिए समाज में कैसे एक शांति बनाए रखा जा सके, उसमें इन कवियों का भी योगदान है। आधुनिक काल में आइए, स्वतंत्रता के साथ हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया, अंग्रेजों के लिए हमने लड़ा, और महात्मा गांधी
जो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है, आप वहाँ लिखिए कि मेरे पास तो गांधी है, मतलब और एक सिर्फ लाठी के बल पे इतने बड़े साम्राज्य को यहाँ से हिला दिया, हमको तो गर्व है इस बात पे। मतलब आप अपने लैंग्वेज को काफ़ी लचीला बना के चीज़ों को लिख सकते हैं। और वर्तमान में भी आप लिखिए वैज्ञानिक प्रगति, मंगलयान लिखिए, और भी इसरो का DRDO का कई सारा लिखिए, ठीक है ना। विदेश नीति में लिखिए, हमारा जो G20 का बैठक हो रहा है, और भी कई सारे हमने चीज़ें किया है। अभी देखिए ऑपरेशन दोस्ती चलाया है, इसके पहले भी जो कोविड में हमने कई सारा ऑपरेशन चलाया था दुनिया के अन्य देशों के लिए, तो वो आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पूरी दुनिया में एक धाक है। यूनम हमारा बहुत अच्छा वो है, हम शांति सेना में अपना योगदान देते हैं। फिर आप कलाम लिखिए, ताजमहल है, और भी मूल अधिकार हमारे संविधान में है, महिलाओं को हमने वोटिंग का अधिकार दिया है, ठीक है ना। लेकिन इतना उपलब्धि के बाद भी प्रॉब्लम है। आगे और लिख सकते हैं, दार्शनिक चिंतन लिखिए, जल भंडार हमारे पास काफ़ी अच्छा है, मेरे पास तो संविधान है, और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है, गर्व है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारे पास है, और पिछले 75 वर्ष में लोकतंत्र में काफ़ी हमने डेवलप भी कर लिया है। लेकिन अब लिखना पड़ेगा ये भी कि मगर गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, महिलाओं पर हिंसा, इस पर हमको गर्व नहीं होता है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा, समस्या मौजूद है। तब एक अंतिम में आप थोड़ा सा मतलब कि आगे की राह दिखाते हुए कि इन समस्याओं पर हमको काबू पाना है, नए भारत में आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और 2047 तक राष्ट्र को क्या करना है, विकसित की श्रेणी में लाना है। तब जाके हमको पूरी तरह क्या होगा, गर्व होगा। और जब हम अपने अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक हम विकास की धारा पहुंचा देंगे ना, हमको अपने आप गर्व हो जाएगा, और महात्मा गांधी के सपनों का भारत क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लिंकेज करके लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरा लोकतंत्र पे एक छोटा सा वीडियो था, लगभग 40 मिनट का वीडियो बनाया, तो आप इसको अच्छे वीडियो को देखें, ठीक ना। और जो है ना अभी निबंध का मेरा लगातार वीडियो आएगा, और नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, जिनको भी इसका PDF चाहिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया गया, उस पर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप आंसर लिख के भेज सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें मैं 100 ऐसे का मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूँगा, तो जिनको भी एसे राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या GS का भी मेंस का राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि 70 दिन का प्रोग्राम है पर डे, उसमें GS का 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इस नंबर पर कॉल करके चीज़ें जुड़ लें, और नीचे भी लिंक में नंबर दिया गया है, तो ऐसे तैयारी करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे कई सारे टॉपिक, अभी लोकतंत्र का लिया हूँ, फिर ऐसे लगभग मैं 100 टॉपिक आप लोग को ना कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, और मेरे ख्याल से इससे बाहर एग्जाम में इसे नहीं आना चाहिए। हालांकि अतुल सर का मैं हमेशा एक कथन बोलता हूँ, उन्होंने क्या कहा है, ऐसे कोई आपको सिखा नहीं सकता है, वही भी मैं भी आपको ऐसे सिखा नहीं सकता, हाँ, लेकिन ये है कि आपका रास्ता आसान कर दूंगा। हाँ भाई, आप ऐसे से चलोगे तो आपका चीज़ें आसान है, लेकिन आपको करना खुद है। जब आप खुद से नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं मोस्ट बात है, सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें लिखना बहुत जरूरी। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका ऐसे तैयार नहीं होगा, फिर लिखते रहें। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आगे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।